गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 6 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। काफी कंट्रोवर्सी चल रही है 2 दिन से, मतलब कल से कुछ ज्यादा ही चल रही है कंट्रोवर्सी, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है फिलहाल वो हमारे देश का नाम इंडिया से भारत चेंज करना चाहती है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों ही हमारे देश के नाम है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा कल वाला जो आर्टिकल था बिग बैंग, जो मैंने आपको कहा था कि हम उसका आज डिस्कशन करेंगे, तो आज हम लोग बिग बैंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये न्यूज में क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। सीबीडीसी के बारे में बात करेंगे, मतलब हमारी जो डिजिटल करेंसी है इसके बारे में बात करेंगे। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, मतलब अभी नहीं, लेकिन 4-5 महीने पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करनी है। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी तैयार है कि वो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करेगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये टॉपिक प्रीलिम्स की बजाय मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। उसके अलावा ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स ब्रिक्स के अंदर कुछ नई 6 कंट्रीज को ऐड किया गया है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ऐसा क्या ब्रिक्स प्रोवाइड करवाता है जो दूसरे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, और ब्रिक्स की एक्सपेंशन क्यों जरूरी है, एंटी वेस्ट एंटी ईस्ट, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज के एडिटोरियल सेक्शन से। लेकिन थोड़ा सा आपको बताता चलूं हमारे प्रयास प्रोग्राम के बारे में। आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हमारा होता है, जिसमें हम लोग 40-45 डेज के आसपास प्रोग्राम रहता है आपका। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। बेसिक जो स्किल्स होती हैं, बेसिक जो टूल्स होते हैं आंसर राइटिंग के, इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम होता है आपके साथ। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपका प्लान बनवाया जाता है, टाइम मैनेजमेंट करवाया जाता है, कब मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कब प्रीलिम्स के लिए करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, किस तरह से स्लॉट में आपको पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो सारी इस तरह की बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, वो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बताई जाती हैं। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम में आपकी इंटरव्यू की गाइडेंस की प्रोग्रामिंग आपको पूरा दिया जाता है, और साथ के साथ जो टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 30 से ज्यादा जो है हम लोग टेस्ट रखते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि एक नई अनाउंसमेंट ये भी है कि हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है। ऑफलाइन, अगर आप दिल्ली में रहते हो, ORN मुखर्जी नगर दिल्ली में कहीं भी रहते हो, अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आप और ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारे क्लासरूम में जाके भी विजिट कर सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप भी वहां पे जाके ऑफलाइन ले सकते हो, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी, अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, बहुत जल्दी होने वाली हैं, लेकिन यस, आप गाइडेंस वहां पे जाके ले सकते हो। रोड राजेंद्र नगर में जो अग्रवाल स्वीट्स है, वहां उसके सामने जो है प्रेप आईएएस का ऑफिस है, क्लासरूम है, आप वहां पे भी जा सकते हो। चलिए जी, अच्छा जी, कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी है कि भैया भारत और इंडिया, एक्चुअली इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई कहां से। दो इंसिडेंट हुए हैं जहां से इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है। पहला जो इंसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफिस से आ रहा है, और दूसरा जो इंसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आ रहा है। प्रेसिडेंट जो हमारी मुर्मू जी हैं, ऑफिशियल तौर पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। तो मुर्मू जी ने इनविटेशन भेजा G20 मेंबर्स को इंडिया में इनवाइट करने के लिए, दिल्ली दिल्ली के इवेंट के लिए इनवाइट करने के लिए। वहां पे उन्होंने लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यूजली यहां पे हमेशा क्या लिखा जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी इनविटेशन गया इंडोनेशिया में, जहां पे भी लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जबकि यूजली लिखा जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये दो चीजें जो है यहाँ पे लिखी गई, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी सामने आई है कि जो सरकार है वो हमारे देश का नाम चेंज करना चाहती है, इंडिया से भारत करना चाहती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दोनों ही हमारे देश के नाम है, भारत भी हमारे देश का नाम है और इंडिया भी हमारे देश का नाम है। आर्टिकल 1 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। तो कंट्रोवर्सी कहाँ है, इंडिया भी ही भारत है, भारत ही इंडिया है। साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों इंटरचेंजेबली आज यूज कर सकते हो। आपका मन करे तो इंडिया करिए, आपका मन करे तो भारत करिए, इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है ही नहीं। हाँ, यूजली इंडिया हम लोग क्यों यूज करते हैं इतने टाइम से, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटीज में ब्रिटिश टाइम से ही इंडिया वर्ड यूज किया जाता है,
और इंडिया आप ये कह सकते हो एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, भारत जो है वो हिंदी के लिए ऐसा यूज किया जाता है, आप ये कह सकते हो। लेकिन इंडिया जो है ना वो भारत की लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है इंग्लिश में। ये वर्ड बहुत समय से यूज किया जाता था ब्रिटिश टाइम में, तो इसीलिए जो है इसको कंटिन्यू किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये एक्सेप्टेड वर्ड है। हालांकि टर्की ने अभी अपना नाम चेंज किया था, तो कंट्रीज नाम चेंज कर देती हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत यूनिक और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं होता है, कंट्रीज कर देती हैं। खैर, तो ये तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बता ही दिया, क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? अब सवाल ये उठता है कि इस कंट्रोवर्सी को आप किस किस एंगल से देख सकते हो। कई सारे एंगल हैं इस कंट्रोवर्सी को देखने के। एक एंगल यहाँ पे बनता है कि जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, कुछ लोगों का ये कहना है कि क्योंकि अपोजिशन ने एक नया अलायंस बनाया है, उस अलायंस का नाम क्या है? उसका नाम भी इंडिया है। INDIA, मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, राइट? जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट, दूसरे अपोजिशन गवर्नमेंट है। कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि नई जो अलायंस बनी है वो उसका नाम इंडिया है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए देश के नाम को हम लोग इंडिया की बजाय भारत सरकार जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस कर रही है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं इंडिया से इस चीज की रेफरेंस ले ली जाए। तो थोड़ी कंट्रोवर्सी वहां पे पॉलिटिकल वो बनती है। दूसरी कंट्रोवर्सी जो सदर्न स्टेट्स, खासकर तमिलनाडु, ये कहता है कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, और इंडिया को भारत यूज किया जाना ये कहीं ना कहीं वही एक माइंडसेट नजर आता है कि हिंदी को थोपना है, जबकि भारत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, इसमें कोई हिंदी थोपने वाली बात नहीं है। ये भी एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि भैया ये सरकार बहुत सारे नाम चेंज करती है, कभी स्टेट्स के, कभी सिटीज के, कभी कुछ, तो ये उसका एक बनाती है। तो बहुत सारे एलिगेशंस भी ऐसे लगाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। खैर, उस एलिगेशंस में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, वो पॉलिटिकल डिस्कशंस के अंदर। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इंडिया यूज करो या भारत यूज करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिप्लेस नहीं होता है, इंडिया और भारत को आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया रिमूव करना है और खाली वहां पे भारत रखना है, तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 1 के अंदर। ये यहाँ पे सवाल बनता है। बाकी हमारा आर्टिकल जो 348 है वो क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द ऑल प्रोसीडिंग्स in the Supreme Court and in every High Court shall be English language until the Parliament passes a law। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं कि जो इंडिया वर्ड है, क्या हम लोग सिर्फ को इसीलिए यूज करते हैं कि इंग्लिश वर्ड है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के लिए हम लोग इंडिया यूज कर रहे हैं। भाई, जिसको यूज करना है वो तो भारत भी कर सकता है, पाकिस्तान भी तो लोग कर रहे हैं ना, चाइना भी तो कर रहे हैं। चाइना को इंग्लिश का वर्ड थोड़े है, चाइना उस कंट्री का नाम है। अब वो इंग्लिश हिंदी डजेंट मैटर। इंडोनेशिया को इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इंडिया इंडोनेशिया उसका एक अपना नाम है। तो ये नाम कोई इंग्लिश और हिंदी नहीं होते हैं, या कोई लैंग्वेज नहीं होती है, नाम तो सिर्फ नाम होता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया दुनिया का कुछ ऐसे गिनी चुनी कंट्री में से है जो आज भी वो नाम यूज कर रहे हैं जो इनके कॉलोनियल मास्टर्स ने दिए थे। हम लोग एक ऐसा कंट्री है जो ब्रिटिशर्स ने हमें नाम दिया, हम आज भी वही यूज कर रहे हैं। एक्सप्लोटेशन और सब कुछ हुआ, खैर हिस्ट्री एक अलग चीज यहाँ पे नजर आती है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? वही बात है, एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं भैया कोई भी यूज करो, डजेंट मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को अलाउ करता है। बट कोर्ट इसमें क्या कहता है? ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है यहाँ पे। कोर्ट में ना 2 बार जो है पीआईएल डाली गई थी। पहली जो पीआईएल थी 2016 के अंदर डाली गई थी कोर्ट में, जिसमें कोर्ट से ये कहा गया था कि साहब आप हमारे देश का नाम इंडिया से रिप्लेस करके भारत कर दीजिए। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था इट डजेंट मैटर, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप इंडिया यूज करो या भारत यूज करो, ये आपकी मर्जी है, दोनों वर्ड को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, किसी डॉक्यूमेंट में यूज करो, जहां मर्जी यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा फिर दूसरी जो पिटीशन डाली गई थी वो 2020 में डाली गई। 2020 में कोर्ट ने इसको एंटरटेन ही नहीं किया। 2020 में सरकार ने ये कहा, कोर्ट ने, कि आप ऐसा करो, होम मिनिस्ट्री के पास जाओ, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लीगल एंगल बनता है। लीगल एंगल यहाँ पे ये बनता है, आर्टिकल 1, ठीक है,
अगर आपको इसके अंदर अमेंडमेंट करना है, आप क्या कर सकते हो? आप स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकते हो। आप स्टेट्स का नाम चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये नहीं लिखा कि आप कंट्री का नाम चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको इसके अंदर ये भी डालना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एक तो चीज़ यहाँ पे ये हो गई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से होगा, या इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेगा, या फिर इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे स्टेट्स की परमिशन लगेगी। ये अभी कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, कुछ कह रहे हैं स्पेशल से, कुछ कह रहे हैं स्पेशल प्लस हाफ द स्टेट्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेडरल मैटर है। स्टेट और सेंटर के बीच का मैटर है। तो स्टेट और सेंटर के बीच का जो मैटर होता है ना, वो हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ स्टेट्स की परमिशन के साथ ही होता है। अब इसके बारे में कुछ लीगल एंगल क्लियर नहीं है। लेट्स सी आगे इसमें क्या होता है। अभी सरकार से एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन लेके आएगी, हो सकता है वहां पे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन वी नेवर नो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों ही चीजें कही गई हैं। और ये कोई एक सिर्फ नाम चेंज करने वाली बात नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी हमारी, उसके अंदर बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ था इस चीज को लेके कि हम लोग क्या नाम रखेंगे देश का। कई सारे प्रपोजल आए, भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्षा, बहुत सारे नाम जो है सजेस्ट किए गए थे। बाद में भारत के ऊपर जो है अग्रीमेंट बना था। इंडिया के ऊपर कोई अग्रीमेंट नहीं, वो मतलब डिबेट नहीं हुआ था, क्योंकि इंडिया तो यूज हो ही रहा था पहले से ही। तो इंडिया दैट इज भारत, इसलिए हम लोगों ने ये रखा। कोर्ट का ये कहना है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, इट डजेंट मैटर आप इंडिया यूज करो या भारत यूज करो। लेकिन अगर आप इंडिया को रिमूव करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो अमेंडमेंट कौन सा होगा इसके बारे में अभी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, वो तो कोर्ट से ही पता चलेगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी डेफिनेटली आगे जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, नाम भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? आप जो मर्जी यूज करिए। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कल वाला था, रेडिकल आइडिया टू सेटल द यूनिवर्स एक्सपेंशन डिस्प्यूट। इसके बारे में पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स कहां से आया, कैसे आया, इसको लेके बहुत सारे सवाल हमेशा से पूछे गए। इसका ओरिजिन क्या हुआ, अभी तक भी हमें क्लियर नहीं है इसका एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है। रोज नई नई थ्योरीज आती रहती हैं, नए नए फॉर्मूला आते रहते हैं, हमें क्लियर नहीं है। लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है दैट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो इस यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है, जो भी मैटर है, वो सब एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड था। जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 11th के एनसीईआरटी में। अगर आपको पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर ही है। जितना कुछ भी आपको दुनिया में दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, डार्क एनर्जी भी, वो सब एक ही पॉइंट के ऊपर थी। तो इसके अंदर अनलिमिटेड इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। उसी एक्सप्लोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बैंग बोलते हैं। ये बिग बैंग हुआ। इस बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स ने जो है वो एक्सपेंड करना शुरू किया। तो सपोज यहां से बिग बैंग हुआ, इसके बाद जो है यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना धीरे 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 शुरू किया। इस एक्सपेंशन की हर स्टेज के ऊपर अलग अलग डेवलपमेंट हुई। शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में प्लाज्मा बना। प्लाज्मा मतलब आप ये कह सकते हो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर यहाँ पे गैसेस बनी। इन गैसेस के अंदर ज्यादातर हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, थोड़ा बहुत दूसरी लिथियम वगैरह, थोड़ा बहुत गैसेस थी। फिर बाद में जाके यहाँ पे क्या बना? गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज के अंदर जो है स्टार्स बने। कुछ स्टार्स के जो है प्लैनेट्स भी हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक सोलर सिस्टम बना, अलग अलग सिस्टम बने। अर्थ जो है यहीं पे एक प्लेनेट है। ये एक्सपेंशन शुरू हुआ। बट सवाल ये उठता है कि एक्सपेंशन जो है वो शुरू तो हुआ, लेकिन किसने बताया? इस एक्सपेंशन को बताने वाले इंसान थे एडविन हबल। हबल ने 1920s में ये बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। जो हमारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हबल ने हमें बताया। गैलेक्सी 1 2 3 4,
बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गैलेक्सी अपने आप एक्सपेंड नहीं कर रही है, नहीं, सिर्फ उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ऐसा किसने बताया, ऐसा हब्बल ने बताया। अब सवाल ये उठता है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि धीरे धीरे जो एक्सपेंशन की रेट है वो इंक्रीज हो रही है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि नहीं, ये जो एक्सपेंशन की रेट है वो स्लो हो रही है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं ये एक्सपेंशन की रेट कांस्टेंट नहीं है, कभी वो स्लो हो जाती है, कभी वो फास्ट हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्टिविटी हमारे यूनिवर्स के अंदर होती है। ये जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है इसे कहते हैं हब्बल कांस्टेंट। हब्बल कांस्टेंट, बट इंटरेस्टिंगली ये हब्बल कांस्टेंट कांस्टेंट है ही नहीं, इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। और यही बेसिकली इस आज के आर्टिकल का पूरा जो है वो इसका समरी है, कि जो हब्बल कांस्टेंट है ना, इसको फाइंड आउट करना है। हमारी जो एस्ट्रोफिजिक्स है उसके अंदर हब्बल कांस्टेंट एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है ही नहीं। हब्बल कांस्टेंट को निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, धरती के ऊपर बैठा हूं, और जो है सन जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, या मून मार्स कुछ भी हो सकता है। तो एक तो हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है हमें वो पता होना चाहिए। दूसरा, velocity as at which these objects are moving away from the observer as a result of the expansion of the universe। क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो धीरे धीरे जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोगों से दूर जा रहे हैं, ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हैं, ये दो वैल्यू अगर आपको पता होंगी तो आप हब्बल कांस्टेंट को निकाल सकते हो। हब्बल कांस्टेंट को निकालने के लिए फिलहाल तीन मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें से थर्ड जो मेथड है वो खास यूज नहीं होता है, इट इज नॉट मैच्योर्ड येट। लेकिन ये जो दो मेथड है वो पहले यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किया जाता है, आपको यूनिवर्स के अंदर अगर किसी चीज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसका एक तरीका क्या है, उसका एक तरीका है कि वहां से जो लाइट आ रही है उस लाइट को ऑब्जर्व करिए, उसकी ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करिए, कि वो लाइट आप तक आने में कितना टाइम ले रही है। एक बार आपको ये पता चल गया कि वो कितना टाइम ले रही है, तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम आपको पता है, लाइट की स्पीड आपको पता है, टाइम और स्पीड से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जो जो मतलब जो स्टार्स हैं, वहां से तो लाइट एमिट होती है, उनका डिस्टेंस फाइंड करना आसान होता है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि वो तो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसेस। क्योंकि आप उनका डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए हब्बल कांस्टेंट को फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके लिए अभी कुछ रिसर्च वगैरह चल रही है, और हो सकता है आने वाले 15-20 ईयर्स के अंदर, 2040 का टाइम दिया है बेसिकली, तब तक जो है हबल कांस्टेंट की हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे पूरा बनता है। बिग बैंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको ब्रीफली बताया, ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे, बट जो मैंने आपको बताया है उसी की थोड़ी एक्सपेंशन यहाँ पे है। 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके पहले चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। हालांकि मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे बता दिया है। अब एक्सपेंशन जब यूनिवर्स का होता है, उस एक्सपेंशन के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उन एक एक्टिविटीज में से, बहुत सारी एक्टिविटी के अंदर आप मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक होल की क्रिएशन होती है, ब्लैक होल बनते रहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते रहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं स्टार्स में, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं। इन सब की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव्स पूरे स्पेस में से ट्रेवल करती हैं, अर्थ में से भी ट्रेवल करती हैं, और जो हमारा पूरा यूनिवर्स का जो फैब्रिक होता है उसे डिस्टर्ब कर देती हैं। इन्हें कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है। पहली बार 2015 में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व किया था। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में मिस्टर आइंस्टाइन ने 100 साल पहले बता दिया था, लेकिन अभी तक उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे एक्सपेरिमेंट। लेकिन 2015 में पहली बार लीगो एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसने ग्रेविटेशनल वेव को एग्जैक्टली मेजर किया। अब ग्रेविटेशनल वेव और जो हब्बल कांस्टेंट है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में रिलेशन थोड़ा अजीब सा है।
हम ज़्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे बट स्टिल। अब एक चीज़ देखिए, हब्बल क्या कहते हैं? हब्बल ये कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। यस, ग्रेविटी क्या कहती है? ग्रेविटी कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा है, यूनिवर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है। क्योंकि ग्रेविटी का काम ही होता है चीज़ों को अंदर की तरफ खींचना, पुल करना, और एक्सपेंशन मतलब पुश करना। ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसी पावर है, ऐसी एनर्जी है, जो कि यूनिवर्स को जो है बाहर की तरफ पुश कर रही है। और ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को अंदर की तरफ पुल कर रही है। जो पुश करती है चीज़, इसे यूजुअली हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं। इसे कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के बारे में हम लोगों ने अभी हमें पता नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि डार्क एनर्जी वहाँ पे है। तो इसी तरह से हमारे जो ब्लैक होल्स होते हैं, ब्लैक होल्स जो यूनिवर्स के अंदर होते हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है। बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। अपने चीज़ों को अपने अंदर की तरफ पुल कर लेते हैं। इसका मतलब जो ब्लैक होल्स हैं, कहीं न कहीं वो डार्क एनर्जी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ मिला के एक यूनिवर्स की पिक्चर हमारे सामने बनती है। इसके बारे में नई-नई थ्योरीज़ आती रहती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में, डार्क एनर्जी के बारे में कुछ न कुछ आता रहता है। तो उसके बारे में आर्टिकल दिया गया था आज का बेसिकली पूरा, जिसमें बताने की कोशिश की गई थी कि भैया जो हब्बल कांस्टेंट है, हम बहुत जल्दी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो प्रेज़ेंटली हमारे पास हब्बल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फाइनल नहीं है। ठीक है? तो जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको तो बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको शायद थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बुक का नाम बता दिया है, 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है आपके पास, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, आप उसके पहले चैप्टर को जाके पढ़ सकते हैं। उसके अंदर बिग बैंग वगैरह के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलिए जी। डीसीज़ कैन मेक पेमेंट्स अक्रॉस बॉर्डर्स एफिशिएंट। सीबीडीसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो हमारे पास कैश होता है, वो तो डिजिटल करेंसी नहीं होता, लेकिन वो भी करेंसी होती है, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट की जाती है। उसकी मनी सप्लाई, प्रिंट करना, वो सब चीज़ें। तो जो हमारा कैश होता है, ये जो नोट हमारे हाथ में होते हैं, जो कॉइन्स हमारे पास होते हैं, इनको प्रिंट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, एडमिनिस्टर करने में, रेगुलेट करने में बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत टाइम खर्चा होता है। और इसको ट्रांसफ़र करना अपने आप में कितना डिफ़िकल्ट है। आपको इंडिया को अगर ईरान को पेमेंट करनी है, आप भैया अपने साथ कैश थोड़ी ना लेके जाओगे। आप उनको डॉलर कैश में थोड़ी ना लेके जाओगे। वो सारी चीज़ें तो ऑनलाइन ही हो रही है ना। तो को बैंक ये कहता है, आरबीआई कहता है कि ये जो कैश है इकोनॉमी के अंदर, उसे कम से कम किया जाए। हम इस कैश को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? डिजिटल करेंसी से रिप्लेस कर रहे हैं। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये डिजिटल करेंसी है, जो बिल्कुल पूरी तरह रुपये के जैसे काम करेगी। क्रिप्टो करेंसी को आप रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से आप रेगुलेट कर सकते हो, जैसे रुपये को करते हो। कितना डिजिटल करेंसी मार्केट में जाएगा, कितना मार्केट से आएगा, एवरीथिंग कैन बी रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज है, आप उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। तो बहुत बेनिफिट है क्रिप्टो करेंसी इनका, डिजिटल करेंसी का। क्या बेनिफिट हो सकता है? इट कॉस्ट रिडक्शन इन द फिजिकल कैश मैनेजमेंट। यस, प्रिंट करना करेंसी को बहुत महँगा पड़ता है। 2020-2021 के अंदर 4900 करोड़ रुपीज़ सिर्फ़ उनको प्रिंट करने में लगे। अब जब प्रिंट करोगे तो मशीनें भी चलेंगी, बिजली भी खर्चा होगा, पेपर भी लगेगा, इंक भी लगेगा, बहुत कुछ खर्चा होता है ना। तो एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस कॉस्ट होती है। अगर आप डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करते हो तो देखो कितना सारा पैसा आपका जो है वो सेव हो जाएगा। उसे आप किसी और जगह पे खर्चा कर सकते हो। 4900 करोड़ रुपीज़ बहुत ज़्यादा होता है। एडवांसिंग द डिजिटाइजेशन फॉर द कैशलेस इकोनॉमी। सरकार तो कैशलेस इकोनॉमी की बात ही कर रही है, ट्रांजिशन। तो यूपीआई वगैरह जैसे हुआ है, तो ये डिजिटल करेंसी एक और जो है वो स्टेप हो सकता है इसी दिशा में। फोस्टरिंग कंपटीशन, एफिशिएंसी एंड द इनोवेशन इन द पेमेंट्स। सीधी-सी बात है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे यूपीआई हमारा जो है हम लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं, लेकिन यूपीआई वाला पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होता है ना? उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। इट इज़ जस्ट लाइक योर कैश। हाँ, वो कैश आपकी जेब में नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन में है, इतना फ़र्क है।
इसलिए आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं इससे एफिशिएंटली आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। कैश ट्रांसफर करना है आपको, ट्रांसपेरेंट तरीके से कर सकते हो। खासकर ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन जो कि इस आर्टिकल के अंदर भी बताया गया है, राइट? क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन करना बड़ा आसान हो जाएगा। आप किसी के साथ इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप रियल टाइम में ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। अब जैसे मान लो इंडिया में रात के 12 बजे हैं, अमेरिका में तो रात के 12 नहीं बजे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और टाइम है, जापान में कुछ और टाइम है। तो जब कई बार हमें पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो ये टाइम ज़ोन देखे जाते हैं। उस टाइम ज़ोन की वजह से कई बार पैसे की ट्रांसफर डिले हो जाती है और जब पैसा डिले होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाते रहते हैं। एक्सचेंज रेट तो हर सेकंड, हर मिनट चेंज होते हैं। अब मान लो आपने इंडिया से किसी को अमेरिका में $10,000 सेंड करने हैं। वो आज इवनिंग में आपको सेंड करने हैं। लेकिन क्योंकि टाइम ज़ोन चेंज हो गया, समय बदल गया, बैंक की छुट्टी हो गई, तो हो सकता है आपके पैसे वो कल मॉर्निंग में ट्रांसफ़र हों। लेकिन कल मॉर्निंग तक जाते-जाते एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। यही $10,000 की बजाय आपको 10,000 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है दूर हो जाएँगी, अगर डिजिटल करेंसी को हम लोग इंट्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और जो है हमारी जो नेशनल करेंसी है उसके अंदर हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन किसी चीज़ के जितने बेनिफिट होते हैं, उसकी एक नेगेटिव साइड भी होती है। सबसे बड़ी बात साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। भई जब लोग बिटकॉइन चोरी कर सकते हैं, तो डिजिटल करेंसी तो आप चोरी कर ही सकते हो, राइट? प्राइवेसी कंसर्न है, आपका डेटा वगैरह सब चोरी होने का डर है। इट कैन इम्पैक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मार्केट में जो पैसे की सप्लाई होती है, उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, बैंक में आपका मान लो ₹10,000 पड़ा हुआ है, ठीक है? आप क्या करोगे, इसको विथड्रॉ कराओगे। इसको विथड्रॉ करने के बाद आप इसको डिजिटल करेंसी में चेंज करवाओगे। तो सारे लोग बैंक में जाके पैसे को विथड्रॉ करने लगेंगे। बैंक के पास कैश बचेगा ही नहीं। जब बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो आगे क्रेडिट कैसे देंगे? जब क्रेडिट नहीं जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसे डिफ्लेशन हो जाएगा। तो ये भी एक यहाँ पे बड़ा डेंजर नज़र आता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे होगा। और इतने बड़े लेवल पे डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करना अपने आप में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। क्या हमारे पास इतनी मैन पावर है? क्या हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं? वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा चैलेंजिंग भी है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं। करेंसी सब्स्टिट्यूशन इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन, राइट? मतलब रुपी से चाइनीज़ करेंसी या जापानीज़ करेंसी, श्रीलंकन करेंसी, आप वो कैसे ट्रांज़ैक्ट करोगे? इसके लिए अभी कोई इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन तो बना नहीं है, तो वो भी थोड़ा यहाँ पे देखना रहेगा। चैलेंजेज़ हैं, प्रॉब्लम है, इश्यू है हमारे हाथ में, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा होना चाहिए, राइट? डायनामिक एडजस्टमेंट होनी चाहिए। आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करने से पहले ऐसे जल्दी-जल्दी में अडॉप्ट मत करिए। पहले प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइए कि ताकि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो और नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो प्रोटेक्टिंग द फाइनेंशियल मार्केट वो भी प्रोटेक्ट करनी है, जिसमें हमारे कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिज़नेस पीपल हैं, सबको करना है आपने। क्योंकि एक बार डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई देश में लार्ज स्केल पे, तो डेफिनिटली जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सिस्टम वो डिस्टर्ब तो होगा एक बार। लेकिन वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो उसके लिए पहले से ही फ्लेक्सिबली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए आप पहले से इंतजाम करके रखिए, ज़रूरी है वो भी। प्राइवेसी आप इंश्योर कीजिए, डेटा प्रोटेक्शन बिल को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए, अदरवाइज़ तो देश में क्या होता है, टेलीग्राम वगैरह के आपके ऊपर आधार कार्ड बिकते हैं लोगों के, भैया वो नौबत नहीं आनी चाहिए, है ना? कोविन जो ऐप है उससे कितना डेटा चोरी हो गया, प्राइवेसी डेटा, तो ये सब नहीं होना चाहिए, उसको आप मजबूत करिए, तब जाके का चीज़ें काम करेंगी बढ़िया से, है ना? चलिए जी, ब्रिक्स के बारे में है, इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आउटकम, रिजल्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। कुछ नई कंट्रीज़ हम लोग एक्सपेंड करेंगे और 1st ऑफ जनवरी 2024 से 6 न्यू कंट्री जो है हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ऐड करने वाले हैं। ठीक है? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई, बांग्लादेश, एक आध कंट्री को हम लोग यहाँ पे और जॉइन करवा सकते हैं। अब ये तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? एक्सपेंशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का डोमिनेंस है, लोग उससे परेशान हो चुके हैं। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक, इनके अंदर वेस्टर्न कंट्री का डोमिनेंस चलता है और ये गरीब कंट्रीज़ की, ईस्टर्न कंट्रीज़ की सुनते नहीं हैं। तो एक अल्टरनेटिव के तौर पे ब्रिक्स को जो है देखा जा रहा है और इसीलिए जो है इसको यहाँ पे कहीं न कहीं एक्सपेंड भी किया जा रहा है।
40 से ज़्यादा कंट्री ने इंटरेस्ट शो किया है ब्रिक्स के लिए, जिसमें से 5 या 6 कंट्री को हम लोग बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? जिसमें से आप इजिप्ट, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, यूएई, बांग्लादेश, ईरान जो है ये कंट्री को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सीधी-सी बात है, जब नई कंट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे तो नया नाम भी होगा। अब वो ब्रिक्स का नाम क्या होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन ये आर्टिकल इसके बारे में नहीं है। ये आर्टिकल इस बारे में है कि ब्रिक्स आपको ऐसा क्या प्रोवाइड करवाता है, जो दूसरे आपको प्रोवाइड नहीं करवाते। जैसे डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह। पहली बात तो ये है कि जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, डब्ल्यूटीओ जो सब बनाए गए थे, वो वेस्टर्न डोमिनेटेड हैं। यस, अमेरिका, यूरोप के इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखते हैं, इवन यूनाइटेड नेशन भी। लेकिन ब्रिक्स आपको यूनिक एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। कैसे प्रोवाइड कराता है? वेस्टर्न कंट्रोल्स के बाहर आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाता है, राइट? इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है, रादर देन डेवलप्ड इकोनॉमीज। मतलब जो वल्नरेबल है, उसको स्ट्रेंथन करता है। जो पहले से ही स्ट्रांग है, उसको तो ये स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ भी हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं, सब हैं। सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको आवाज़ उठानी है, आपकी आवाज़ में भी उतना ही दम है, जितना इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की आवाज़ में उतना ही दम है, जितना चाइना की है। तो एक इंटरनेशनल ऑर्डर ऐसा प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये काफ़ी डेमोक्रेटिक है, एज़ कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। यस, दूसरी बात, समय बदल रहा है। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका वाज़ द सुपर पावर। फिर यूरोप ने जो है ग्रो करना शुरू किया। उधर से कोरिया, ऑस्ट्रेलिया इन सब ने ग्रो करना शुरू किया। लेकिन अभी एशिया ग्रो कर रहा है। अभी ब्रिक्स कंट्री ग्रो कर रही हैं। ब्रिक्स कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड जीडीपी में, दैट इज़ अराउंड 37%, जबकि दुनिया की जो 7 सबसे डेवलप्ड कंट्री है, मतलब जी7, उनका कंट्रीब्यूशन है ओनली 30%। तो ऑलरेडी जी20 ऑलरेडी जो है ब्रिक्स वो एक्सीड कर चुका है जी7 को। तो भैया नया ज़माना आ गया है। अगली जो सदी है वो एशिया वालों की है, चाइना की है, इंडिया की है। तो इसलिए नए भैया उड़ चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं ना, तो ब्रिक्स एक चढ़ता सूरज है, इसलिए लोग सलाम इसको कर रहे हैं। और वैसे भी जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी वगैरह, इसके साथ तो ब्रिक्स के वैसे ही बड़े क्लोज़ रिलेशन हैं। 30% से ज़्यादा ऑयल सऊदी अरेबिया से सिर्फ़ इंडिया और चाइना परचेज़ करता है। ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका ने, ईरान चाइना को सबसे ज़्यादा ऑयल आज भी एक्सपोर्ट करता है। और भी मिडल ईस्ट में बहुत कुछ हो रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ। यूएई ने ईरान के साथ बेटर रिलेशन बनाने की कोशिश करी। कतार की जो ब्लॉकेड कर रखी थी सऊदी अरेबिया ने, उसको भी दूर कर दिया। इवन इज़राइल के साथ भी रिलेशन ठीक-ठाक हो रहे हैं, यूएई वगैरह के, जॉर्डन के। सऊदी अरेबिया भी इवन इज़राइल की तरफ हाथ बढ़ा रहा है फ्रेंडशिप का। ये जो चीज़ें इस तरह की हो रही है ना मिडल ईस्ट वगैरह में, इससे ये नज़र आता है कि वो लोग अभी अमेरिका के जो क्लाउट जिसको बोलते हैं, अमेरिका का प्रभाव जिसको बोलते हैं, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या होता था, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह ये जो कंट्री थी, इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिका के साथ होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने कहा कि भैया हम लोग ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिका कुछ और कहता है, वो कुछ और करते हैं। तो कहीं न थोड़ी थोड़ा गुस्सा गए हैं अमेरिका से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उस साइड में हो रही हैं मिडल ईस्ट में, इंडिया में, चाइना में, रशिया में, ईरान में। उन चीज़ों को लेके एक ऐसा माहौल बन गया है कि ब्रिक्स कंट्री का जो ग्रुप है, वो एक नया ग्रुप होगा, अल्टरनेटिव ग्रुप होगा, फेयर होगा, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए बहुत सारी कंट्री इसको जॉइन करने के लिए बड़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रही हैं। इसलिए इसको न्यू कोल्ड वॉर भी कहा जाता है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। खैर वो कोल्ड वॉर तो नहीं है, इंडिया इस चीज़ में बिलीव नहीं करता है, लेकिन येस, दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और आने वाले टाइम में इसको और ज़्यादा आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, मन करे तो पढ़ लेना। ये आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये हम लोग शायद कल कर सकते हैं, अगर ये कल नहीं करेंगे तो ये डेफिनिटली कल करेंगे। लॉज़ गवर्निंग द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इनमें से 2 आर्टिकल में से एक कल हम लोग चूज़ करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही था जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।